नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जो अपन पढ़ ही रहे थे उसमें अपन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पढ़ लिया था, रोलेट एक्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ा। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन एक तो खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन। ठीक है, इन सबको आज अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं, याद भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बिना समय को गवाए सीधा ही खिलाफत आंदोलन। अब देखो खिलाफत आंदोलन क्या था और खिलाफत आंदोलन ने यहाँ पे कैसे प्रभावित किया, इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। और खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन से क्या लेना देना था या गांधी जी से क्या लेना देना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खिलाफत आंदोलन के अंदर भाग लेने वाले कौन थे? भारतीय मुसलमान। ठीक है, भारतीय मुस्लिम वर्ग जो था वो उन्होंने पहले खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, उसके बाद में वो असहयोग आंदोलन से जुड़े। डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं। अब खिलाफत आंदोलन था क्या? तो ताजा ताजा उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी और उन सब देशों का साथ दिया, तो तुर्की के विभाजन वाली स्थिति थी और वहां पे खलीफा होता था। उस खलीफा के पद को भंग करने के ऊपर यह खिलाफत आंदोलन हुआ। ठीक है, ब्रिटेन चाहता था कि उसको तोड़ा जाए, तुर्की का विभाजन किया जाए। तुर्की का विभाजन किया जाए यानी कि खलीफा का पद जो है वो तोड़ा जाए। अब खलीफा यानी कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद में मुसलमान संप्रदाय के जितने भी लोग थे वो बड़ा विश्वास करते थे उनके अंदर, इतना विश्वास करते थे। अब भारतीय जनता जो थी वो भी उनमें विश्वास करती थी। और यदि तुर्की का विभाजन के भाई भारतीय जनता क्यों प्रभावित हुई, तो तुर्की का विभाजन इस्लाम के अंदर वो ये मानते थे भारतीय मुसलमान कि कोई भी मतलब जमीन की या सीमा की कोई बंदिश नहीं है, इस्लाम इस बंदिशों को नहीं मानता, इसलिए सभी जगह इस्लाम एक समान है, ये मानते थे। तो भारतीयों की बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई थी तुर्की से, तो ये था खिलाफत आंदोलन। अब इसलिए यहाँ पे भारतीय मुसलमानों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया, फिर गांधी जी ने इनका साथ दिया, फिर बाद में इन्होंने गांधी जी का साथ दिया। इस तरीके से ये रहा है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध था खिलाफत आंदोलन। क्या था? इनके विरुद्ध था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया। भारत के अंदर दो नेता बहुत उभर के सामने आए इसमें, जिनका नाम था अली बंधु। इन्हें क्या कहा जाता था? अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, खिलाफत ये सितंबर में क्या किया, सितंबर 1919 के अंदर खिलाफत कमेटी का गठन कर लिया। इस कमेटी के तहत योजनाएं बनेगी कि भाई विरोध कैसे कैसे करना है। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो खिलाफत शब्द से आप यदि याद भी रखना चाहो ना, ये खलीफा के कारण नाम पड़ा था, लेकिन आप यदि याद रखना चाहो कि खिलाफत दिवस कब मनाया था, तो एक तो अपन पढ़ कर कब रहे हैं कि गांधी जी वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी का जन्म हुआ अक्टूबर के अंदर। ठीक है, तो अक्टूबर महीना याद रह जाएगा। अब किसी के खिलाफ होना यानी कि किसी के खिलाफ खतरा पैदा करना है। ठीक है, और 17 खतरा अपन कितने बार पढ़ चुके हैं। 17 कहीं आता है तो क्या 17 खतरा है, ये नंबर सही नहीं है वो वाला। तो आप क्या याद रखना है, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कहां मनाया? भारत के अंदर मनाया गया। ठीक है, नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता गांधी जी को सौंप दी गई। अब अली बंधु जो है इसकी अध्यक्षता गांधी जी को सौंप देते हैं। गांधी जी इसमें एंटर करते हैं और गांधी जी का एंटर करने का उद्देश्य साफ था कि मुस्लिम वर्ग को भी अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में, मतलब अपने इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जोड़ा जाए। तो निश्चित बात है कि पहले इनका साथ देना पड़ेगा, उसके बाद ही तो वो अपना साथ देंगे। तो इन्होंने इनका साथ दिया, बदले में इनको मुस्लिम वर्ग का साथ मिला। अच्छा, जिन्ना जो है वो खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध थे, ये ध्यान रखना। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने गांधी जी की आलोचना भी की, यहाँ पे वत्सना की। ठीक है, ये इनके खिलाफ थे। तो यदि बन जाए प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम नेता जो है वो खिलाफत आंदोलन के खिलाफ था, तो मोहम्मद अली जिन्ना इनके पक्ष में नहीं थे, विरोध करने के पक्ष में नहीं थे। सीवर्स की संधि होती है आपके, मैंने यहाँ पे दे भी रखा है सीवर्स की संधि 1920 के अंदर, उसमें तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है। तो पूरी तरीके से खिलाफ हो जाते हैं। ये तुर्की का विभाजन कर दिया यानी खलीफा का पद यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कमाल पाशा के नेतृत्व में ये संधि की जाती है और खलीफा का पद समाप्त किया जाता है कमाल पाशा की। ये विश्व इतिहास के अंदर आता है। आप लोगों के इतना डिटेल में, जीके वालों को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इतिहास वाले हैं वो इस जिनके मेन सब्जेक्ट इतिहास है उनके डिटेल में पूछा जाता है। तुर्की के विभाजन से भारतीय
जो मुस्लिम थे उनमें असंतोष पैदा हो गया। अब मैंने आपको पूरी ही स्टोरी बता दी कि क्या इनकी क्या श्रद्धा थी और किस वजह से असंतोष पैदा हुआ। अब मेन जड़ कौन के इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटिश, और ब्रिटिश यानी अंग्रेज, तो अंग्रेजों के खिलाफ इनमें असंतोष हो गया। प्रमुख आंदोलनकारी जो इनमें थे उनमें अली बंधु, हकीम अजमल खां, अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन और ये सारे साथ में थे। हालांकि इतना डिटेल में जाकर नहीं पूछा जाता, सीधे सीधा आपको पूछा जाएगा तो खिलाफत आंदोलन में अली बंधु पूछेंगे, जिनमें आ जाएगा आपके एक तो शौकत अली, ठीक है, और एक मोहम्मद अली, ये आपके आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक, ये याद रखना। अब देखो खिलाफत आंदोलन थोड़ा सा यहां पे भी अपन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या 1919 से 1924 तक चला था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ये वैसे कहां था, वैसे तुर्की से संबंधित था, है ना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना था, जो धार्मिक क्षेत्र थे वहां जितने प्रतिबंध लगाए उनको हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जो मैंने आपको यहां बता दिया है, ठीक है, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और वर्ष 1920 में सेवर्स की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया। यह है खिलाफत आंदोलन। अब अपन को क्यों पढ़ना है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद मुस्लिम वर्ग का साथ मिला था गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी को। अब इनका साथ लेना भी जरूरी था, तो इसके बाद में मुस्लिम वर्ग का साथ गांधी जी को मिला, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। असहयोग आंदोलन से पूर्व ये खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये पढ़ना अपन को इसके अंदर जरूरी है। चलिए, इससे बाहर खिलाफत आंदोलन में आपके कुछ जाने वाला है नहीं। अब आ जाते हैं अपन असहयोग आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन क्या है, क्या है देखो, एक तो होता है कि कोऑपरेट करना, एक है ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है, या असहयोग। असहयोग यानी सहयोग नहीं करना है। किसका सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। अच्छा, तो भारतीय जनता कहां सहयोग कर रही थी, अंग्रेजों के बनाए हुए वस्त्रों को खरीद कर भारतीय जनता पहनती थी, तो भाई आर्थिक लाभ किसे होता था, अंग्रेजों को। मजबूत कौन हो जाते थे, अंग्रेज। अच्छा, भारतीय जनता द्वारा जो खादी बनाई जाती थी या चरखे से वस्त्र काटे जाते थे, उनको कोई पहनता ही नहीं, क्योंकि वो महंगे पड़ते थे। अंग्रेजों के बनाए हुए सस्ते पड़ते थे, विलायती वस्त्र और भी सामान। दूसरा, अंग्रेजों के बनाया हुआ जो है, यहाँ के बुनकर और यहाँ के कारीगर थे, उनका धंधा चौपट कर रहे थे। और दूसरी जैसे कि शिक्षा है, तो इनके कॉलेज, इनके कोर्ट, इनकी स्कूलें, सब, तो सीधा सीधा फायदा जो इनको जा रहा था अंग्रेजों को। असहयोग आंदोलन में इन सबका बहिष्कार था कि विलायती कपड़ों की तो होली जलाओ, अंग्रेजों के बनाए हुए उनकी होली जलाओ, उनको नष्ट करो, ठीक है, और इनके जो संस्थाएं हैं उनसे त्याग पत्र दो, इनकी उपाधियां दी हुई उनको त्यागो। मतलब कुल मिला के इनका बिल्कुल ही सहयोग नहीं करना है। एक समय ऐसा आता है जब अंग्रेजों की कमर टूट जाती है इस असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन ने कमर तोड़ दी थी और कई अंग्रेज तो है ना भाई मेरी बोरिया बिस्तर बांध भी दिया कि हम हमारी दाल अटे गलनी है कौन, और जो फटाफट निकल जाओ ना तो ठीक है, नहीं तो अपार की बाल भी माथे में छोड़ने वाला भारतीय है कौन। मतलब ये चल किस लिए रहे थे, ये भारतीयों के दम पे ही तो चल रहे थे। अच्छा, आज की सरकारें भी किस दम पे चलती है, जनता के दम पे चलती है, जनता सपोर्ट करती है सरकार। भाई कोई भी चीज है तो उनके पास में फंडिंग पैसा कहां से आता है, जनता से आता है। जनता कोई भी चीज खरीदती है उस पर टैक्स देती है। आप लोग भी हमसे जैसे जीएसटी लेकर टैक्स सीरीज लेते हो, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे। अब वो जीएसटी हमारे पास में भी नहीं होता है, आपने भी चुकाया होता है। वो जीएसटी सीधा का सीधा आप हमें देते हैं, हम सरकार को भरते हैं वापस, ऐसे कैसे मंथली हमको जीएसटी बनना पड़ता है। तो कुल मिला के मतलब ये टैक्स जनता ही तो देती है और जनता को यह कहा जाता है कि आपको इसके बदले में सुविधाएं दी जाएगी। तो यहाँ पे भी अपन अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं और यहाँ असहयोग आंदोलन में यही है कि अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। एक समय बहुत पराकाष्ठा पे पहुंच गया था ये, बहुत, क्या अब तो अंग्रेज जाने ही वाले हैं। उसी समय में एक घटना होती है जिसे चोरी चोरा कांड कहा जाता है, और जब मैं टाबर हाथ जित पड़ता तो मैं ढूंढता चोरी चोरा कांड, ठीक है। चोरी चोरा कांड की है, पर गुरुजी पढ़ा था अभी तो क्या चोरी चोरा कांड। अब अपन दिमाग टाबर बुद्धि में ही तो है कि अपन ध्यान ही कौन के भाई यूपी में आज जगह है वो है, बस ऐसे ही मजे ले लेते थे, ठीक। तो यहाँ पे ये मतलब मैंने आपको इन शॉर्ट चीज बताई है। अब अपन इस पे नोट मेकिंग पैटर्न पे आते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी जिनके पास में है निश्चित रूप से बाजी मार जाएंगे।
चलिए, कलकत्ता अधिवेशन में देखो ये प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है, मैंने बिल्कुल आपको नोट मेकिंग पैटर्न पे दिया है कि कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, अल्पकालीन एक अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें प्रस्ताव पारित हो गया था। यदि पूछे पारित किस में हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, लेकिन इस प्रस्ताव की पुष्टि जो है वो नागपुर अधिवेशन में होती है। ठीक है, जो वार्षिक अधिवेशन होता है उस नागपुर अधिवेशन के अंदर इसकी पुष्टि कर ली जाती है। इसे चलाने के लिए अब कोई भी आंदोलन चल रहा है तो उसकी एक रूपरेखा तो होगी भाई। एक मान लीजिए कोई बेरोजगार साथी ही कहीं आंदोलन करते हैं या धरना देते हैं या जो भी, तो उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है कि कब से आंदोलन स्टार्ट होगा, किस जगह पे होगा, परमिशन लेनी पड़ती है, ये सारी चीजें। तो उनके पीछे कुछ ना कोई व्यक्ति तो काम करते। तो यहाँ पे भी एक वर्किंग कमेटी बनाई गई और इसमें कुछ सदस्य थे लगभग 15 के करीब, वो हर मूवमेंट पे नजर रखेंगे, हर उनका फीडबैक लेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। इतना डिटेल पूछा नहीं जाता, लेकिन वर्किंग कमेटी का पूछ सकते हैं। 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हो गई। इसी समय एक झटका लगा भारत को। एक बहुत ही तेजस्वी नेता जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, उनकी यहां पे मृत्यु हो जाती है इसी दिन। ठीक है, और गांधी जी कहते भी हैं, तिलक जी की मृत्यु पर गांधी जी कहते भी हैं कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। क्या कहते हैं? मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, ये कहते भी हैं। तो ये भी यहां ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन का नारा यदि आपको पूछे तो 1 वर्ष में स्वराज्य। जब ये मूवमेंट आगे बढ़ा, असहयोग आंदोलन आगे बढ़ा, तो ऐसा दिखने लगा कि अब जो है सही दिशा में चल रहे हैं। और गांधी जी ने कहा कि यदि हम इसी तरीके से कंटिन्यू चले तो 1 वर्ष में स्वराज्य हमें मिल जाएगा। तो इसका नारा क्या था? 1 वर्ष में स्वराज्य। सीसीसी का त्याग, ठीक है, या सीसीसी का बहिष्कार, ट्रिपल सी। सीसीसी क्या है? कोर्ट, काउंसिल और कॉलेज की परिषदों का बहिष्कार करो। अब परिषदों के बहिष्कार में कुछ लोग तो आए थे साथ में गांधी जी के, कुछ विरोध में भी आए थे। स्टार्ट में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू वगैरह इन्होंने विरोध भी किया, एनी बेसेंट ने और लाला जी ने वगैरह, बहुत सारे नेता थे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन बाद में फिर ये सपोर्ट में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सीसीसी का बहिष्कार करें। कॉलेज, जो कॉलेज अंग्रेजों द्वारा संचालित है, उनका बहिष्कार करें और राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना करें। तो इस दरमियान 800 स्कूल और कॉलेज स्थापित भी हुई। ठीक है, 800 राष्ट्रीय स्कूल लिख देता हूं मैं यहां, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज स्थापित हुई। इस दरमियान आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 90,000 छात्रों ने त्याग किया। किसका? इन कॉलेजों का, स्कूलों का त्याग किया और बहुत सारी कॉलेजें अस्तित्व में आई उस समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। अपने जितने भी बैरिस्टरधारी थे उन सब ने जो है यहाँ पे इनका कोर्ट का बहिष्कार किया, और जिन जिन को अंग्रेजों से उपाधियां मिली थी उन्होंने उपाधियों का बहिष्कार किया। जैसे कि अंग्रेजों से गांधी जी को भी तो केसर है हिंद की उपाधि दी थी, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर सपोर्ट किया इसीलिए दी थी, भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा था इन्होंने। जुलू पदक और बोर पदक कहां मिले थे? अफ्रीका के अंदर, आपको मैंने पूरी स्टोरी बताई थी, उनको भी त्यागा था यहीं पे। ठीक है, तो कई सारे नेताओं ने ये त्याग किए थे। सर्वाधिक बहिष्कार जो है, सर्वाधिक मतलब शिक्षा का, ये कॉलेजों का, और सबसे ज्यादा बहिष्कार बंगाल में देखा गया और सबसे कम बहिष्कार मद्रास में था। ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया। कम के अंदर आपको पूछे तो ध्यान रखना मद्रास, सबसे कम बहिष्कार मद्रास में था। गांधी जी ने बोर पदक, जुलू पदक, केसर हिंद भी लिख देना इसके अंदर, केसर हिंद की उपाधि त्यागी। जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान के अंदर चरखा संघ की स्थापना की, उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। यदि बात करें साथियों की असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या रहे होंगे, तो अभी तक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में अपन ने गांधी जी को जन्म करवाकर, अपन ने नहीं करवाया जन्म, लेकिन अपन ने पढ़ा है ना वहां से, तो वो जन्म करवा के अपन आगे बढ़े हैं। तो जैसे जैसे बढ़े स्टेप बाय स्टेप, तो पृष्ठभूमि बनती गई असहयोग आंदोलन की। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि यानी प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम जो थे उसका वो पृष्ठभूमि बन रही है। ठीक है, युद्धोत्तर भारत में असंतोष के कारण ही तो रोलट एक्ट लाया गया कि किसी को भी पकड़ के डालो अंदर, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। फिर युद्ध काल में भर्ती और छंटनी, काफी सारे भारतीय सैनिकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। रोलट एक्ट का आना, और रोलट एक्ट आप लोगों को पता ही है कैसा कानून था। फिर रोलट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया,
उनको छुड़ाने के लिए सभा कर रहे थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम, और उसके बाद में हंटर कमेटी की निर्लज्ज लीपापोती, और हंटर कमेटी के बाद में फिर खिलाफत आंदोलन, और इन सब का परिणाम अपन पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन। ये है, तो ये अभी तक ये समझ लो कि अपन ने रिवीजन कर लिया एक छोटा सा, ये चीज अपन पढ़ के आए हैं। अब देखो असहयोग आंदोलन के अंदर फिर जगह जगह देखो सभाएं हो रही थी, जगह जगह बहिष्कार किए जा रहे थे, विलायती कपड़ों की होलियां चल रही थी, चरखे को बढ़ावा दिया जा रहा था, और खादी बनाने और खादी पहनने पे जोर दिया जा रहा था। जहां जहां गांधी जी जाते और जहां जहां तक बात फैलती यही चीजें सब चल रही थी, और इन सब चीजों ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। इस दरमियान जो है एक विजयवाड़ा सम्मेलन होता है, वहां विजयवाड़ा आंदोलन भी कहते हैं इसे। विजयवाड़ा के अंदर कांग्रेस का सम्मेलन होता है, ठीक है। यहां पे विजयवाड़ा के यहीं पे आप ध्यान रखें, मदुरई में जब सभा चल रही होती है तो वहां एक स्थानीय कार्यकर्ता गांधी जी कहता है कि गांधी जी थे बहुत गणई कि खादी पहनो, खादी पहनो, खादी पहनो, विलायती छोड़ दो, खादी पहनो। लेकिन आपको पता तो है खादी महंगी कितनी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती थी, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं महंगी पड़ती है तो कम पहनो, लेकिन स्वदेशी पहनो और स्वदेशी को बढ़ावा दो। गांधी जी तो कह दियो, अब क्या है कहने हो कहीं वे। तो गांधी जी ने उसी समय वहां पे 1921 की बात है ये, और 1921 में वहीं से मतलब ये प्रण ले लिया था कि मैं ऊपरी शरीर पे कोई वस्त्र पहनूंगा नहीं, और नीचे भी जो है मैं सिर्फ लंगोट मतलब छोटी धोती पहनूंगा, लंगोट, भले मैं कम पहनूंगा लेकिन मैं खादी पहनूंगा। तो ये कहते हैं कि कहां से प्रण लिया इन्होंने, तो स्पेशली पूछे तो मदुरई, और वैसे विजयवाड़ा ध्यान रखना, ठीक है, विजयवाड़ा सम्मेलन। और इस बात का जिक्र, इस घटना का जिक्र गांधी जी नवजीवन अखबार में खुद करते हैं, ठीक है। इसका जिक्र नवजीवन अखबार में गांधी जी ने खुद किया है, भाई ये घटना है। अब सही है, जो लीडर है वो खुद आचरण करेगा तभी तो दूसरे फॉलोअर्स आचरण करेंगे, तो यही बात है। इसके दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति, किसके दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले कौन थे, मोहम्मद अली थे, ठीक है। अब इस दरमियान जो है देखो खिलाफत आंदोलन के बाद में मुस्लिम वर्ग का सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे सांप्रदायिक एकता को और बढ़ाने का एक उदाहरण देखने को मिला कि यहाँ पे देखो, एक तो है ना ये जामा मस्जिद में श्रद्धानंद को भाषण देने के लिए बुलाया गया। इसके अलावा जो है जामा मस्जिद की चाबियां श्रद्धानंद को, जो हिंदू नेता थे, श्रद्धानंद को, और स्वर्ण मंदिर की चाबियां सैफुद्दीन कीचलू जो मुस्लिम नेता थे इनको सौंपी गई, आपस में एक्सचेंज। तो ये सांप्रदायिक एकता का एक उदाहरण पेश किया गया और सभी को एकजुट होने के लिए मतलब प्रेरित किया गया। तो ये भी असहयोग आंदोलन, ये भी पूछा जा सकता है, बनते हैं ऐसे प्रश्न। वैसे असहयोग आंदोलन की डेट 1 अगस्त 1920 है, और असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, और 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। इसी प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित किया गया, और पुष्टि लखनऊ नागपुर वाले में, ठीक है ना, नागपुर वाले में। इसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकार कर लिया था, और यह आंदोलन गोरखपुर के पास चोरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक हो जाने के कारण फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया। अब यह घटना क्या थी और यह कैसे हुआ, इसको भी अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें से प्रश्न बहुत बनते हैं, चोरी चौरा कांड वाले में बहुत बनते हैं, ठीक है। चोरी चौरा कौन है, चोरी चौरा, ठीक है। चलिए, 4 फरवरी 1922 की घटना है, गोरखपुर यूपी के अंदर। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये चोरी चौरा कांड, ठीक है ना, ये यूपी का नक्शा है और इस जगह पे है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो यदि ये आप देख पा रहे, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये लोक संपर्क और संचार ब्यूरो सूचना प्रसारण भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। ये इसलिए मैंने शामिल की है कि डेट से संबंधित बहुत सारे इसमें असमंजस रहता है। मैंने पिछली क्लास ली तब भी बताया, मैंने वन लाइनर में भी स्पष्ट किया था, और मैं बार बार बताता हूं कि अभी तक अपन काफी सारी किताबों में आप पढ़ोगे, अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि चोरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को होता है। लेकिन अब जो अभिलेख, जो आंकड़े, जो सरकार के ये स्रोत है, ये सामने आया, और वहां के स्मारक पे भी इवन यही डेट है कि ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। तो वर्तमान में जो है प्रश्न बनता है और ये दिया जाता है। अब ये सरकारी, देखो ये चीज भी है 4 फरवरी 1922, और अब इसको ध्यान में रखना है आपको, पुरानी किताबें वो भी अपडेट होगी, तो 4 फरवरी 2022 क्या रहे, 1922 2022 ही आवे दिमाग में,
ठीक है, जहां जहां 2022 बोला है उसको 1922 मानेंगे, तो 1922, ठीक है, चोरी चोरा घटना वाला, ये ध्यान रखना। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक स्थान पर क्रोधित भीड़, अब देखो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता वैसे, मॉब लिंचिंग आपने सुना होगा, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, भीड़ के ऊपर कोई कानून भी लागू नहीं होता। क्रोधित भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को, अब 22 प्लस 1 थानाधिकारी भी था, तो 22 प्लस 1 टोटल 23 थे, जिंदा जला दिया गया। अब यहां पे ये चीज जो है हिंसक हो गई। हिस्सा ये असहयोग आंदोलन का ही था, लेकिन असहयोग आंदोलन पूर्णतया अहिंसक था, ठीक है, जैसा गांधी जी ने शुरू किया वो अहिंसक था। देखो विदेशी कपड़ों को जलाना कोई हिंसा नहीं है, कॉलेजों को त्यागना, उनकी सुविधाओं को त्यागना कोई हिंसा नहीं है। गांधी जी अहिंसा के ही प्रवर्तक रहे और उनको ही बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, तो यानी हिंसा हुई ना, मर गए, मर्डर हो गया, एक तरीके से हिंसा हो गई। अब गांधी जी तो इस समय कहां थे आपको पता है, गांधी जी थे इस समय बारदोली। अब गांधी जी ने सूचना किकड़ मिली, तो कोई ना कोई भाईडो या तो व्हाट्सएप करी होगी, या फेसबुक मैसेज कर दियो, या इंस्टा मत गाल दी होगी, यूं तो हो कौन सके, क्योंकि बी टाइम ये चीजा ही कौन। तो वहां से जो है इनको तार के माध्यम से, जो डाक सेवा का ये एक रूप है, तार के माध्यम से सूचना मिली थी। और ये सूचना देने वाले, देखो भीड़ का नेतृत्व जो है ना वो भगवान अहिर ने किया था। यदि पूछे, ये गहरा प्रश्न है और ये नया भी देखेगा आपको, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों में देखने को नहीं मिलता, ये जो अपने ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं वहां देखने को मिलता है। तो भीड़ का नेतृत्व किसने किया, वो किया भगवान अहिर ने। और गांधी जी को सूचना देने वाले दशरथ जी थे, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने व्हाट्सएप किया, यानी कि तार के माध्यम से सूचना दी कि यहाँ पे ये घटना हो गई है। गांधी जी क्या बात कर रही हो, कंफर्म है कि यूं ही फालतू कह रही हो, क्या मेरे आंखों देखे उड़ी, बिल्कुल सही है, और आ घटना हुई और बहुत बुरा कांड हुआ है। तो उसी समय गांधी जी टूट गए, और गांधी जी ने उसी समय वहां बारदोली से, इसीलिए यदि पूछे तो बारदोली से ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की वहां घोषणा कर दी थी। फिर देखो 12 फरवरी, यह घटना तो वैसे है कब की, 4 फरवरी की, इनको सूचना बाद में मिलती है। फिर 12 फरवरी 1922 को बारदोली से आंदोलन वापस ले लिया गया। तो यहां पे जो चीज ध्यान देने लायक है परीक्षा की दृष्टि से, वो क्या है, घटना कहां हुई थी, चोरी चोरा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में। इसे समाप्त कहां किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पे समाप्त कर दिया, यानी कि यहां समाप्त किया जाता है बारदोली के अंदर। यहां इनके समाप्त करने पर इनकी बहुत सारी आलोचना हुई, सभी जगह आलोचना हुई इसकी। सुभाष चंद्र बोस ने आलोचना की, और भी मोतीलाल नेहरू ने वगैरह सब ने जो है इनकी आलोचना की। इन सब का कहना था कि जब हम चरम पर थे, जब हमें आजादी अगले कदम पे मिलनी ही थी, तब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। यानी गांधी जी ने लिया कि अहिंसक, मैंने कहा था हिंसा की ओर बढ़ा। भगत सिंह और मतलब टूट चुके थे, और भगत सिंह इससे पूर्व गांधी जी में बहुत विश्वास रखते थे। उनको लगा था कि अब बस अंग्रेज यहां से 9-2-11 होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन समाप्त करते हैं, अंग्रेजों ने जो बोरिया बिस्तर बांधे थे वापस खोल दिए, क्या बस बस जीव में जीव आयो, समाप्त कर दिया, यानी फिर वापस वो हावी हो गए। फिर बाद में हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर तो देखो आपको पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। ये घटना कब की है, 1922 की है। कितना समय निकल गया, 25 साल, इसके लगभग 25 साल बाद अपन को आजादी मिली है। गांधी जी को गिरफ्तार करके न्यायाधीश का नाम पूछे तो ध्यान रखना ब्रूमफील्ड था। ब्रूमफील्ड कौन था, न्यायाधीश था, ठीक है। इसके समक्ष पेश किया तो न्यायाधीश सुनवाई करते हैं, और न्यायाधीश कहते हैं कि आपने जो है जनता को भड़काया है, ये सारा। अब न्यायाधीश देखो अंग्रेज था, बाणकिन की तो कहो भाई इतने थे, तो मतलब मैं जाने रही व्यवस्था कर दी रहे थे, भड़काया है, थान सजा मिली, और इनको 6 वर्ष की सजा दी गई। लेकिन गांधी जी भी बेटा उस्ताद था, गांधी जी कहे मैं बीमार हूं, यूं करिया, और 2 साल की सजा काट के गांधी जी वापस आ जाते हैं। तो 6 वर्ष की सजा मिलती है, लेकिन काटते 2 वर्ष की सजा ही है, ठीक है। फिर इनकी सजा माफ कर दी जाती है। आंदोलन समाप्त करने के कारण गांधी जी की सर्वत्र आलोचना होती है, बहुत आलोचना होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। ये शहीद स्मारक चौरी चौरा नामक स्थान पे ही बना हुआ है। ये ऐतिहासिक घटना देखो 4 फरवरी 1922 इसमें भी दे रखा है। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के अंदर यह घटना होती है। तो यहां से जो ध्यान देने लायक है उनको मैं आपको बॉक्स में डाल रहा हूं ताकि ध्यान दोगे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने, अब देखो भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेहरा आपको याद रखना है भगवान अहिर, ठीक है, नेतृत्व तो इसने किया था।
जिसमें पुलिस ने गोलीबारी की। इसके प्रतिशोध में प्रदर्शनकारियों ने हमला करके एक थाने में आग लगा दी, जिसमें इसमें मौजूद सभी लोग मारे गए, जिंदे जल गए सारे के सारे। इस घटना में 3 आम नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। देखो ये 3 आम नागरिक, ये भी ध्यान रखना, और 23 पुलिसकर्मी। अब वैसे अपन 22 पढ़ते ना, तो थानाधिकारी जो था वो भी शामिल था, तो 23 थे टोटल पुलिसकर्मी। हिंसा के कड़े विरोधी महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को, फिर ये ध्यान देने लायक है, यहां दिखेगा नहीं थोड़ा सा, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। और फिर ये तो है, ये देखो ये इस डेट का है, तो ये उस समय का लिखा हुआ है कि 4 फरवरी को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। और ये काम की नहीं है लाइन, ये वाली आपके अभी काम की नहीं है, ठीक है, काम की जो है वो यहां तक है ये, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है, और पूरा ही ये क्या कांड था चौरी चौरा वाला, ये पूरा बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने तार भेजा, भगवान अहिर, ये 2 नए फैक्ट आपको लगेंगे। बाकी जो है चीज लगभग आपके पड़ी हुई है, तो याद तो करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब इस दरमियान जो है स्वराज्य पार्टी का भी गठन किया मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, और वो भी था, लेकिन अपन गांधी जी के इर्द गिर्द चल रहे हैं, तो गांधी जी के इर्द गिर्द चलते हैं। साइमन कमीशन आता है, और इनको साइमन कमीशन को अपन ने लाला लाजपत राय के अंदर भी पढ़ा है। लाला लाजपत राय तब पढ़ा था, तब भी पढ़ा। 1919 का जो अधिनियम था उसकी जांच के लिए कि भैया ये इनके अंदर जो प्रावधान थे वो सही हुए या नहीं हुए, तो इस दरमियान जो है साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जांच करे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, करे भले। दिक्कत इसमें है कि आप हमारे देश में किसी अधिनियम की जांच कर रहे हो और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति उस पैनल में शामिल ही नहीं है, तो आप क्या जांच करोगे? फिर तो आपको वहां एसी के कमरों में बैठकर जो लग रहा है वही आप कह दोगे कि ये है। तो हमारा आदमी शामिल नहीं है, इसलिए इसे कहा गया व्हाइट मैन कमीशन, श्वेत कमीशन। क्यों? क्योंकि अंग्रेज गोरे अपन काले, ठीक है ना। श्वेत कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। विरोध हुआ बहुत तबियत का, जगह जगह साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। 1927 में इसका गठन होता है। और थोड़ा से फैक्चुअल हो जाते हैं अपन, थोड़े से फैक्ट पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है। 2 बार भारत आया था, ध्यान रखना, 2 बार भारत आया, ठीक है। साइमन कमीशन पहली बार 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन के कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, ठीक है, कि हमें विरोध करना है। मद्रास अधिवेशन के अंदर यह तय किया गया कि हमें इसका विरोध करना है। लाहौर में जब विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। कैसे हुई ये आपको बताया था मैंने कि लाला लाजपत राय को लाठियों के बहुत प्रहार किए गए, सिर पे ज्यादा लाठियां पड़ी, वहां पे घायल हो गए। फिर 17 नवंबर को इनकी डेथ हो गई। फिर 17 दिसंबर को सैंडर्स को मारा था। ये सारा आपको बता रखा है। तो उस समय भी लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। लाला लाजपत राय कहते भी हैं कि मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किसने कहा? लालजी गियो है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ रखा है। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। देखो, गठन 1927 में है और रिपोर्ट प्रकाशित होती है 1930 को। सर शिव स्वामी अय्यर ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया है। किसके संबंध में? साइमन कमीशन के संबंध में। अब मैंने यहां पे आपको साइमन कमीशन के सदस्य भी बताए हैं कि इसमें से एक भी भारतीय नहीं है। देखो, जॉन साइमन जो है वो तो अध्यक्ष है। हैरी लेवी लासन, डोनाल्ड हार्वर्ड, जॉर्ज लैनफॉक्स, एडवर्ड कैडागन है, ये कैडागन कर देना, क्लीमेंट एटली और बर्नार्ड हार्टसॉन। अब भारतीय एक भी नहीं। विरोध होने का कारण भी यह है कि व्हाइट मैन कमीशन, इसीलिए मैंने इनको व्हाइट के अंदर लिखा है, याद रहे। अब बात रहती है कि गुरुजी ये याद कैसे करने की? जरूरत नहीं है याद करने की। क्या गुरुजी थैम दिया तो है, मना करेगा की जरूरत? देखो, आज दिन तक मैंने इन्हें याद नहीं किया, मैं कहीं अटका भी नहीं। आप लोगों को भी यदि किसी को कहे हाँ मैं कर ही सकता हूं तो कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको प्रोवाइड तो करवाई दिया है, लेकिन इसको याद करना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि एक तो आप तो क्या है, जीके के लिए पढ़ रहे हो ये क्लास। यदि कोई हिस्ट्री का ही है और वो भी याद करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे के पूरे सदस्य शायद ही पूछे जाए कभी, ठीक है।
और याद करने, इसको याद करने में इतना समय और या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज दिन तक नहीं पूछा, मान लो पूछ भी ले 100 प्रश्न में से एक, तो इतना कोई, क्योंकि सभी को याद होते ही नहीं है, तो इतना कोई आपको पिछड़ने वाला नहीं है। हालांकि किन लागे तो याद कर सको, मैथ बताया ही है, लेकिन एक मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि याद नहीं होता है तो कई जने टेंशन में आ जाते हैं कि सर ये याद कैसे होंगे। हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं पूछा आज दिन तक कभी प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके साइमन कमीशन के सदस्य भी मैंने साथों साथ बता दिए। अच्छा, इसी के साथ में अपनी आज की ये क्लास भी पूरी होती है। और देखो, राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ता है, इसलिए व्यवस्थित चल रहे हैं अपन, और जो कंटिन्यू है ना स्टूडेंट, नियमित है, मानकर चलो जब भी वैकेंसी आएगी तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा होगी और वो काफी सारा चीज याद कर चुके होंगे, वो एकदम रिलैक्स मोड में होंगे, भाई हम तो है आगे। और वास्तव में आप भीड़ से आगे ही रहोगे, ठीक है ना। भीड़ से आगे रहने का, चाहे आप जिसको भी मानते हैं, भाई जिस भी टीचर के अंदर विश्वास करते हैं, जिस भी मार्गदर्शक को मानते हैं, उन्हें पूछ कर देखना। यदि वो बिल्कुल सही गाइडेंस करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये जो शांति काल है, इसके अंदर जो नियमितता के साथ, जो कंटिन्यूटी के साथ बढ़ता है, वो 100% सिलेक्शन लेकर जाता है। कारण कि इस समय पढ़ना ही तो चुनौती है भाई। वैकेंसी आने के बाद वो देशावर क्यों छोड़ो है नहीं, वो भी अवेला पढ़ने, वो भी फॉर्म भरेला। मैं मेरे देखिए बड़ा उदाहरण है कि कई जना देशावर कह कर जाके मैं फॉर्म भरी हो, जो हम 3 महीना तैयारी करूं। अब थे साल में 9 महीना तो देशा और दुकान नौकरी करी है, और 3 महीने में थेड़ी तैयारी कर सकोगे, जो साल भर अट तैयारी कर रहा है, बिन लारे रख सको नहीं रख सको। लेकिन एक सम्मानजनक हार के लिए कि हाँ हमने भी तैयारी की और उसके बाद में हमें हार स्वीकार है कि हाँ हमने मेहनत की, वो थोड़ा सा हो जाता है सम्मानजनक हार, उसे कहा जाता है, उसके लिए प्रयास है। लेकिन निश्चित रूप से सिलेक्शन वो लेते जो अपने आप को कंटिन्यू रखते, जिनको लक्ष्य साफ दिख रहा है कि मेरे तो यही लेना है, लेने को तो ठीक है, और वैसे नहीं लेने को तो फिर प्राइवेट सेक्टर में कई लोग गवर्नमेंट से भी आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आगे प्राइवेट सेक्टर वाले जाते हैं। यदि आप लोगों को देखोगे कहते हुए, वो कहेंगे कि गवर्नमेंट नौकरी में बंगला कौन बनी जाए, गाड़ियां कौन लावी जाए, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी, लेकिन प्राइवेट में ला सका कर सका। लेकिन गवर्नमेंट नौकरी का फायदा यह कि बाध्य रकम है, ठीक है ना, यानी कि हर महीने सैलरी लगेगी, चाहे कोरोना आ जाए चाहे कोई आ जाए, आपके जो फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि एक शांति आ जाती है और एक नियमितता आ जाती है, एक निश्चितता आ जाती है कि हाँ अब हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी, हम मेरा और मेरे परिवार का कोई भी मतलब आर्थिक रूप से उनके कमी महसूस नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है, टीचर की सैलरी और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी भी बहुत शानदार अब हो गई, 7वां वेतन और ये लगने के बाद कहीं कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। तो देखो ये चॉइस अपनी अपनी होती है, लेकिन बात है लक्ष्य की, अपना लक्ष्य क्या है, अपना टारगेट क्या है, उसको फोकस करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके लिए चाहे कोई भी टारगेट लिया आपने, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, बहुत जरूरी है। कोई भी लक्ष्य है आप प्राप्त कर ही लोगे, ठीक है। 5 मिनट आपके एक क्लास के बाद में लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इस चीज को तब समझेंगे जब आपका पड़ोसी सिलेक्शन ले लेगा और आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी, तब आपको इस बात की समझ आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।